हेलो एवरीवन। तो आज अपन पढ़ रहे हैं ऐसे 530 का नाम है ऑडिट सैम्पलिंग। तो ऐसे 530 में अपन को पढ़ना रहेगा ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में। सबसे पहले अपन समझेंगे सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, जो भी सबसे पहले ऐसे का नाम होता है अपन उसका मीनिंग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, वैन वी कैन नॉट टेस्ट ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन, यानी कि अपन जब भी पूरे पॉपुलेशन में से 100% आइटम्स चेक नहीं कर सकते तो अपन यूज़ करते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट आता है, सैम्पल सिलेक्टेड मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑडिटर ने सैंपल सिलेक्ट करके बोला उसने बोला क्लीन ओपिनियन है, और जबकि ऑडिटर अगर पूरा पॉपुलेशन चेक करके बोलता है तो बोलता मॉडिफाइड ओपिनियन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल सिलेक्टेड मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑडिटर ने सैंपल सिलेक्ट करा उसमें से तो बोल रहा है क्लीन ओपिनियन है, और अगर ऑडिटर पूरा पॉपुलेशन चेक करता, ठीक है, पूरा डेटा को चेक करता तो बोलता ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सैंपल रैंडम बेसिस पर होना चाहिए। यूँ नहीं कि स्टार्टिंग के 10 ले लिए अगर 1000 पॉपुलेशन है। ठीक है, रैंडम तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव रहे एंटायर पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है अप्लाई सैम्पलिंग एंड बोथ कंट्रोल टेस्टिंग एंड अमाउंट टेस्टिंग। ठीक है, तो ऑडिटर दोनों जगह यूज़ कर सकता है सैम्पलिंग। ठीक है, कंट्रोल टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकता है, अमाउंट टेस्टिंग के अंदर भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, कंट्रोल टेस्टिंग देखो, अमाउंट टेस्टिंग में तो पता है रैंडम, ठीक है, रैंडम ट्रांजेक्शन्स को पिक करके देख लो क्या करेक्ट अमाउंट पर एंट्री पास हुई है। ठीक है, और जो एंट्री पास हुई, ठीक है, उसका करेक्ट अमाउंट मैच करके देख लो। ठीक है, कंट्रोल टेस्टिंग में क्या होता है, एग्जांपल लें तो परचेज। ठीक है, परचेज के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है, सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी ऑडिटर परचेज के ट्रांजेक्शन्स चेक करेगा, ठीक है, वो उसका पूरा प्रोसेस देखेगा, क्या जो ट्रांजेक्शन्स ऑडिटर ने पिक करे क्या वो पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, पूरा, जैसे कि एग्जांपल दें तो परचेज ऑर्डर करने का किसके पास अथॉरिटी है, एंटिटी के अंदर। ठीक है, और ये भी देख सकता है ऑडिटर क्या वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा पर तो परचेज ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है तो उसका क्या कारण है। ठीक है, तो व्हेन वी चेक कंट्रोल, ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब व्हेन वी चेक कंट्रोल मिस्टेक वी फाउंड कॉल डेविएशन। ठीक है, यहाँ दो वर्ड आते हैं, डेविएशन और मिस स्टेटमेंट। ठीक है, डेविएशन कब यूज़ होता है, जब कंट्रोल के अंदर मिस्टेक मिलती है उसको अपन बोलते हैं डेविएशन। मिस स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जब अमाउंट के अंदर कोई गलती मिलती है उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ऑडिट सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एज पर आईसीआई मॉड्यूल ही है। ठीक है, तो ना ज़्यादा कोई कम है टॉपिक है इसमें, ना तो मैंने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कोर्स टॉपिक को इंक्लूड करा और ना बहुत कम इंक्लूड करा है। ठीक है, एज पर आईसीआई मॉड्यूल जो टॉपिक आपके दे रखे हैं कोर्स के अंदर ये उसी हिसाब से। ठीक है, तो ऑडिट सैम्पलिंग मेथड्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहला सैम्पलिंग का मेथड है रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या, सिंपल रैंडम कब यूज़ होता है, जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 500 1000। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ट्रांजेक्शन 500 का और एक ट्रांजेक्शन 5 करोड़ का है। ठीक है, तो इधर पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है तब सिंपल रैंडम यूज़ होता है। ठीक है, और इसी में ही आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन 500 अमाउंट का है तो एक ट्रांजेक्शन 5 करोड़ का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो क्या होगा, तो ऑडिटर क्या करता है, मेक इट इनटू सब पॉपुलेशन। ठीक है, होमोजीनियस के हिसाब से वो डिवाइड करता है उसको सब पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है,
फिर वो रैंडम सैम्पलिंग लगाता है, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम में होता है तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, पर ऑडिटर उसको सब पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड करके उसको होमोजीनियस बनाकर फिर रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड मेथड मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अमाउंट बेसिस पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। हाई अमाउंट वैल्यू के हिसाब से ऑडिटर देख सकता है, ठीक है, पहले उसको सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग का मेथड है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग का मतलब है अमाउंट बेसिस पर सिलेक्शन करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड आता है ब्लॉक सैम्पलिंग। ब्लॉक सैम्पलिंग क्या आता है, ब्लॉक बेसिस पर चेक करना, ठीक है। यानी कि 1 to 100 का एक ब्लॉक ले लिया, फिर ऐसे ही 400 to 500 का एक पूरा ब्लॉक ले लिया, उस बेसिस पर चेक करना, ठीक है। अब इसके अंदर 1 to 100 सारे ट्रांजैक्शन चेक होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, रैंडमली पिक एनी नंबर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, या नंबर टेबल होती है, उसमें से कोई सा भी नंबर टेबल पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर ऑडिटर जजमेंट को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, तो उसमें बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये ऑडिटर को ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर तो ये अपने जजमेंट के हिसाब से ही कोई भी नंबर को पिक करेगा, पर ऑडिटर को ये ध्यान रखना है अगर वो अपना जजमेंट यूज़ कर रहा है तो इससे कहीं बायसनेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, ठीक है। कोई सा भी नंबर को पिक करना और उस ट्रांजैक्शन को देखना, ठीक है। एक रैंडम नंबर टेबल होता है, उसमें से कोई सा भी नंबर पिक करके देख लो, ठीक है। और फिफ्थ मेथड होता है इंटरवल बेस्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 है, सैंपल साइज ऑडिटर ने सेलेक्ट करा 100 सैंपल ऑडिटर को चेक करने, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा सैंपल इंटरवल, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा एवरी 100th आइटम, ठीक है। यानी कि कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, वहाँ से हर 100वां आइटम ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं लिख रहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 1 ही रहेगा। कोई सा भी एक नंबर चूज़ कर लो, उसके बाद हर एक 100th आइटम को ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोई ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हर 100th आइटम के अंदर एक ट्रांजैक्शन तो चेक होगा ही होगा, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा कि कोई ट्रांजैक्शन के बीच में ज़्यादा गैप हो गया हो, वो सैंपल में नहीं आया हो, ठीक है। तो ये 5 मेथड होते हैं, आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अप्रोचेस टू सैम्पलिंग। 2 अप्रोचेस होती है, एक होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, एक होता है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। दोनों के बारे में आइए पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से स्टार्टिंग करते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी होता है, कंसिडरेशन ऑफ सैम्पलिंग रिस्क, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड अपने पास है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, एक यहाँ डेटा का कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसके एग्जांपल के बेसिस पर अपन देख सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग हो गया, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। इसमें यही मेथड यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ डेटा का कोई जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, ये एक लॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। यहाँ एवरी आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। हर एक आइटम का इक्वल चांस है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ ऑडिटर ये भी देखता है कंसिडरेशन ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। इसका मतलब है अगर ऑडिटर अगर इतना सैंपल चेक करेगा ऑडिटर, तो अनटेस्टेड में गलती होने का चांस कितना है, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर हर एक आइटम को तो चेक कर नहीं रहा, तो जो बाकी के ट्रांजैक्शन छूट गए अनटेस्टेड रह गए, ठीक है, उसमें मिस्टेक निकलेगी, उसका कितना चांस है ऑडिटर यहाँ ये भी देखता है, ठीक है। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अगला अप्रोच है, ठीक है। नॉन स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है यूज़ ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट फॉर सैंपल सिलेक्शन। या ऑडिटर अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। तो 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे सैंपल साइज पर अफेक्ट रहता है, ठीक है। पहला है
पहला फैक्टर है टॉलरेबल एरर, सेकंड है एक्सपेक्टेड एरर, थर्ड है सैम्पलिंग रिस्क। तीनों को अपन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टॉलरेबल एरर। इसका क्या मतलब है, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज का सबसे पहले तो ये मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, टू कंक्लूड कितना सैंपल साइज सफिशिएंट रहेगा, यानी कि ऑडिटर देखेगा कि ऑडिटर को कितना सैंपल साइज उसके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल लिया था, जैसे अपन ने सैंपल साइज इधर 100 था, तो यहाँ ऑडिटर अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना सैंपल साइज सफिशिएंट है ऑडिट के लिए, तो ये अपन देखेंगे। इसके लिए 3 फैक्टर है। फर्स्ट है टॉलरेबल एरर, तो इसका मतलब होता है कितनी गलतियां ऑडिटर टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करता है, टॉलरेबल एरर में ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर अपना एक लेवल सेट कर देता है, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो मटेरियल कहलाएगा, और उससे कम रहेगा तो ये मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें ऑडिटर का मेन इसका कंक्लूजन बोलें तो इसका ये है कितनी गलतियाँ ऑडिटर टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक आता है कंप्लायंस प्रोसीजर्स कंट्रोल टेस्टिंग, और एक आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये दोनों के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको ऐसे 315 की वीडियो देखनी पड़ेगी पहले। कंप्लायंस प्रोसीजर्स यानी कि कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है। अब कंट्रोल के अंदर कोई मिस्टेक निकलेगी तो अपन उसको बोलते हैं डेविएशन। ये वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको पूरा नाम हो जाएगा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है। कितनी गलतियाँ ऑडिटर टॉलरेट कर सकता है। इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी कि अमाउंट के अंदर ऑडिटर कितनी मिस्टेक को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। और अमाउंट के अंदर अगर कोई गलती निकलेगी तो उसको क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, यानी कि अमाउंट के अंदर ऑडिटर कितनी गलतियां को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। मेन ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है इसमें। तो इस मटेरियलिटी लेवल्स डिफाइंड अंडर ऐसे 320, ठीक है। ऐसे 320 पूरा मटेरियलिटी पर बेस है, तो ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा क्या मटेरियल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना, इससे अमाउंट का ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे ऐसे 320 के अंदर, ठीक है। अब एक लाइन है, ठीक है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन एंड मटेरियलिटी लेवल्स, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज। यानी कि जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा, ठीक है, उतना कम टॉलरेबल एरर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है, एक लास्ट में एक लाइन लिख रखी है, इसका एक एग्जांपल के बेसिस पर समझते हैं, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज, ठीक है। तो एक एग्जांपल से अपन स्टार्टिंग करते हैं। एक एग्जांपल है XYZ कंपनी के अंदर अपन परचेज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ अपन क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप है कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है। कंट्रोल टेस्टिंग में अपन 3 चीज़ें देखते हैं, क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल का प्रोसेस कैसे है, ठीक है। कैसे, क्या ऐसा तो नहीं आता कि बिना प्रोसेस से कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय ऑर्डर परचेस ऑर्डर प्लेस कर सकता है और रिसीव कर सकता है। पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए कंपनी के अंदर अगर कंपनी परचेज का ऑर्डर कर रही है तो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ऑडिटर यहाँ देखता है कि जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो वाकई में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ ऑडिटर सैंपल बेसिस का, यहाँ ऑडिटर सैंपल का यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल में तो सैंपल बेसिस का यूज़ हो नहीं सकता, ऑडिटर को पूरा प्रोसेस तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर अगर कंपनी के अंदर परचेज ऑर्डर होता है तो किस किस स्टेज पर होता है, ठीक है, कैसे फॉलो होता है, ठीक है। और यहाँ ऑडिटर देख सकता है क्या कंट्रोल्स सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके लिए ट्रांजैक्शन का रैंडम बेसिस पर ऑडिटर ट्रांजैक्शन देख सकता है और उसके हिसाब से देख सकता है, ठीक है। तो कंप्लायंस प्रोसीजर्स में अपन सैंपल बेसिस का यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर, ठीक है।
तो इधर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन है 1000, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। पहले कंट्रोल टेस्टिंग में अपन अमाउंट तो नहीं देखेंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अपन अमाउंट देखते हैं। तो ये 1000 नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है। तो इसमें क्या परचेस करते वक्त प्रोसेस फॉलो हुआ है, ठीक है। यहाँ अपन परचेस अमाउंट चेक नहीं कर रहे, ठीक है। अपन देख रहे हैं कि आप परचेस करते वक्त एक प्रोसेस फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इन ट्रांजैक्शन पर देखना है, ठीक है। ये तो टोटल है ट्रांजैक्शन। अब सारे तो ऑडिटर देख नहीं सकता, तो ऑडिटर क्या करेगा, सैंपल सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ऑडिटर ने 1000 में से 60 सिलेक्ट कर लिया। अब कितना सिलेक्ट करना है ये भी डिपेंड करता है ऑडिटर को कितना एश्योरेंस चाहिए। अगर ऑडिटर को हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए तो ऑडिटर ज़्यादा सैंपल सिलेक्ट करेगा। मीडियम लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए तो मीडियम साइज में सैंपल सेलेक्ट करेगा। और एकदम लो लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए कि परचेज प्रोसेस सही है या नहीं है तो वो कम सेलेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए ऑडिटर उतने ही ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अब ऑडिटर को सैंपल सेलेक्ट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सैंपल बिलोंग टू एंटायर ईयर, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई क्वार्टर ही छूट गया पूरा का पूरा, ठीक है। आप मंथ वाइज भी कवर कर सकते हो, हर एक मंथ का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे ट्रांजेक्शन सैटरडे के ही ले लिए पर्टिकुलर डे के ही, ठीक है। रैंडम बेसिस पर देखना है तो आपको ये भी देखना है कि कोई ट्रांजेक्शन मंडे का है या सैंपल के अंदर कोई ट्यूसडे, कोई थर्सडे, कोई सैटरडे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे ट्रांजेक्शन एक ही दिन के हो गए सिलेक्ट 60 में से, ठीक है। तब उसके बाद ऑडिटर ने देख लिया आउट ऑफ 60 टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू 2, यानी कि ऑडिटर डेविएशन का क्या मतलब था, मिस्टेक इसके अंदर कंट्रोल के अंदर मिस्टेक 2 ही टॉलरेट करेगा, ठीक है। इफ फाउंड मोर देन 2, अगर ऑडिटर को सैंपल सेलेक्ट करते वक्त 60 में से 60 सेलेक्ट करा और उसमें से 2 से ज़्यादा गलतियां मिल गई तो ऑडिटर इस कंक्लूजन पर पहुंचेगा कि कंट्रोल्स आर नॉट रिलायबल। तो ये आप यहाँ तक पढ़ सकते हो। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है वेयर वी बिलीव, ठीक है। वेयर ऑडिटर बिलीव्स चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट इज हाई वी ट्राई टू इंक्रीज आवर एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, वी विल टॉलरेट लेस एरर, ठीक है। यानी कि ऑडिटर को लग रहा है कि किसी एरिया में मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हाई है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अपना सैंपल साइज को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और वो टॉलरेट लेस एरर करेगा, ठीक है। यानी कि वो अपना टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन को इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ऑडिटर आ रहा है 45 से 60, पहले ऑडिटर ने सैंपल सेलेक्ट करे थे 45, पर ऑडिटर को लगा कि रिस्क ज़्यादा है इस परचेज के एरिया में, तो ऑडिटर 60 सैंपल सेलेक्ट करेगा पर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन को सेम ही रखेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर टॉलरेंस लेवल कम होगा, ठीक है, यानी कि अगर रिस्क हाई होगी तो टॉलरेंस लेवल कम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऑडिटर इसके हिसाब से ये नंबर भी बढ़ाता जाए। और यहाँ एक बात लिखी हुई थी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज, इसको अपन समझते हैं। तो कंट्रोल्स पर जितना ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए टॉलरेट लेस डेविएशंस, यानी कि अब कंट्रोल्स पर जितना ज़्यादा एश्योरेंस कैसा है, कंट्रोल्स पर ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए तो उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, ज़्यादा सैंपल साइज सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और लेस टॉलरेबल एरर, ठीक है। यानी कि ऑडिटर चाहेगा कि कम गलतियां मिले, तभी ऑडिटर को लगेगा कंट्रोल्स आर रिलायबल, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन लिख रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉलरेबल एरर एंड सैंपल साइज, ठीक है। जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा ऑडिटर को मिस्टेक कम मिलनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा मिस्टेक मिली तो ऑडिटर को लगेगा कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर ही मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और ऑडिटर फिर इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा कि कंट्रोल्स आर नॉट रिलायबल। तो ये 2 मेथड थे अपने पास, ठीक है, कंट्रोल टेस्टिंग और अमाउंट टेस्टिंग, ठीक है।
तो इसके बाद आ जाते हैं अपन एक्सपेक्टेड एरर पर, ठीक है। इसी तरीके से अमाउंट के बेसिस पर भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर अपने पास है एक्सपेक्टेड एरर। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब ऑडिटर को लग रहा है एक्सपेक्टिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई इन स्पेसिफिक एरिया। अगर ऑडिटर को लग रहा है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रिस्क ज़्यादा हो सकती है तो ऑडिटर क्या करेगा, वो अपना सैंपल साइज़ को इंक्रीज़ करेगा और वो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स के बदले ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स पर वर्क करेगा। इफ़ ऑडिटर इज एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट एरर्स इन अ स्पेसिफिक एरिया, he should choose a larger sample size in comparison to the normal audit procedures. तो ऑडिटर चाहेगा, अगर किसी एक्सपेक्टेड एरर का ये मतलब हुआ, अगर ऑडिटर को लग रहा है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रिस्क ज़्यादा हो सकती है तो ऑडिटर ज़्यादा सैंपल साइज सिलेक्ट करेगा, ठीक है, ताकि और ज़्यादा डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा ताकि उसका अश्योरेंस रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर आता है सैम्पलिंग रिस्क। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। टोटल पॉपुलेशन है 1000, सैंपल साइज है 200, ठीक है। ऑडिटर ने, ठीक है, वेरीफाई कर लिया सैंपल और उसने ओपिनियन दे दी क्लीन, ठीक है। पर ऑडिटर ने क्या करा, सारे 1000 टोटल पॉपुलेशन को चेक कर लिया। अब ऑडिटर को लग रहा है मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए था, तो यहाँ ऑडिटर का सैंपल बेसिस पर कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। तो इसी को ही बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। इसको बोल सकते हैं इट इज़ द रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल सिलेक्टेड। क्या कंक्लूजन था, क्लीन, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन दैट वुड हैव बीन अराइव्ड इफ द एंटायर पॉपुलेशन वाज टेस्टेड। एंटायर पॉपुलेशन सिलेक्ट हुई तो ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया। इसी को ही बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। शॉर्ट में बोले तो डिफरेंस इन कंक्लूजन बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। अब एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए काम आएगा। टोटल पॉपुलेशन है 1000, सैंपल सिलेक्टेड है 60, ठीक है। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है 2 और एक्चुअल डेविएशन मिला, यानी कि इतना तो ऑडिटर ने लिमिट सेट करी थी कि वो 2 से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए उसको 60 में, ठीक है। पर एक्चुअल में उसको मिले 60, चेक करने पर उसको 2 मिले। तब क्या करना चाहिए, ऑडिटर को रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कंट्रोल्स पर। तो इस केस में क्या करना चाहिए, जब टॉलरेबल और एक्चुअल डेविएशन सेम हो तो ऑडिटर को अपना सैंपल साइज को इंक्रीज करना चाहिए। चेक नेक्स्ट 20, ठीक है। तो ऑडिटर को नेक्स्ट 20 चेक करके देखना चाहिए क्या एक्चुअल डेविएशन बढ़ तो नहीं रहे, ठीक है। अब टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन तो सेम ही रहेगा उस केस में, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था टॉलरेबल एरर, एक्सपेक्टेड एरर एंड सैम्पलिंग रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग रिस्क अफेक्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसमें अपन ने 2 चीज़ें देखी थी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। अब कंट्रोल्स के केस में क्या हो सकता है, या तो ओवर रिलायंस हो सकता है या फिर अंडर रिलायंस हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स पर। और डिटेल्स के केस में क्या हो सकता है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, इनकरेक्ट रिजेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। सबसे पहले अपन लेते हैं ओवर रिलायंस और अंडर रिलायंस, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन है 1000, ठीक है। ऑडिटर ने सैंपल सेलेक्ट करे 60, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है 2, ठीक है। यानी कि ऑडिटर ने लिमिट सेट कर ली कि 2 से ज़्यादा गलती नहीं मिलनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा गलती मिली तो क्या होगा, ऑडिटर इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा कि कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव। और तो एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हुई जब उसने 60 सैंपल सेलेक्ट करे, तब ऑडिटर को एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हुए 1, ठीक है। तो यानी कि ये तो विद इन लिमिट है, ठीक है। इसका मतलब तो ठीक है, ऑडिटर सही कंक्लूजन पर पहुंचा कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, ठीक है। पर ऑडिटर ने क्या करा, सैंपल सिलेक्टेड, सैंपल के बेसिस पर नहीं, ऑडिटर ने 1000 ही चेकिंग कर ली और अब उसको 4 एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया,
इसका मतलब तो हो गया ओवर रिलायंस, ठीक है। पहले केस में तो ठीक है विद इन लिमिट था, 2 टॉलरेट कर सकता था, ऑडिटर को 1 मिला, ठीक है। तो ऑडिटर ने देख लिया हाँ भाई सैंपल बेसिस पर सही है, ठीक है, सब सही है, पूरा पॉपुलेशन सही है। पर ऑडिटर ने क्या करा फिर 1000 पॉपुलेशन को ही चेक कर लिया, 60 को नहीं, सारे ट्रांजेक्शन को चेक कर लिया। तो ऑडिटर को एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हो गया 4। तो इसका मतलब हो गया ऑडिटर ने ओवर रिलायंस कर लिया इंटरनल कंट्रोल पर, जिसकी वजह से उसका ओपिनियन गलत हो गया। यही तो सैम्पलिंग रिस्क है। तो ऑडिटर ने ओवर रिलायंस करा, इसकी वजह से वो बाकी के एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा जब 60, ठीक है। अंडर रिलायंस में अपोजिट हो जाएगा, यहाँ एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हुआ था 1, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड टॉलरेबल, अंडर रिलायंस का एग्जांपल देखते हैं। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है 3 और एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हुए थे 2, ठीक है। नया डेटा ले लेते अपन। ओवर रिलायंस तो आपको समझ आ गया होगा, अंडर रिलायंस का देखते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन है 1000, सैंपल सिलेक्टेड है 60, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है 3, एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हुए थे ऑडिटर को 2, ठीक है। ऑडिटर को लगा सब सही है, ठीक है। पर अब ऑडिटर ने क्या करा, सैंपल 60 की बजाय सारे ट्रांजेक्शन को चेक कर लिया, तो उसका टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन तो 3 रहना चाहिए था। पर जो एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हुए, तो एक्चुअल जो डेविएशन आइडेंटिफाइड हुए, ठीक है, वो डेटा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 2 और 2 ले लेते हैं। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन था 2, एक्चुअल डेविएशन ऑडिटर को मिला था 2, ठीक है। ऑडिटर, ठीक है। तो अंडर रिलायंस के केस में क्या होगा, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन तो सेम रहेगा 2, ठीक है। एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हुआ यहाँ 1, ठीक है। वापिस से समझ लेते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन था 1000, सैंपल सिलेक्टेड था 60, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन था 2, एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड था 2। तो ऑडिटर ने क्या करा, 60 चेक करा और ये उसको एक्चुअल में 2 मिल गए, ठीक है। टॉलरेबल लेवल भी 2 था। तो ऑडिटर इस कंक्लूजन पर पहुंच गया कि कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है, यानी कि कंट्रोल सही से वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। पर उसने क्या करा, जब 1000 यानी कि एंटायर पॉपुलेशन का टेस्ट किया तो उसका टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन तो सेम ही था 2, पर जो एक्चुअल डेविएशन आइडेंटिफाइड हुए, ठीक है, वो 1 ही रहा, ठीक है। यानी कि ऑडिटर ने अंडर रिलायंस कर लिया, यानी कि ऑडिटर ने ये अज्यूम कर लिया कि बाकी के कंट्रोल्स आर नॉट वर्किंग, ठीक है, जबकि एक्चुअल में कंट्रोल्स आर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख लेते हैं इनकरेक्ट रिजेक्शन और इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी कि अमाउंट बेसिस पर सैंपल सेलेक्ट करना। टोटल पॉपुलेशन था 10 करोड़, सैंपल सेलेक्टेड करे 2 करोड़। ऑडिटर ने देखा टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर ने सेट करा 10 लाख, एक्चुअल जो आइडेंटिफाइड हुए वो थे 2 लाख, ठीक है। तो अब जो पहली बात तो ये आती है, जो 8 करोड़ का जो सैंपल सेलेक्ट नहीं करा वो ऑडिटर ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, वो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी अप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं, सैंपल तो उसने 2 करोड़ पर ले लिया, पर जो बाकी के अमाउंट रहेगा 8 करोड़ उसको ऑडिटर ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये भी एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो इस पर ऑडिटर अदर प्रोसीजर्स लगाकर इस अमाउंट पर भी कंफर्ट ले लेगा, जैसे कि प्रोसेस देख सकता है गुड्स एक्चुअली रिसीव हुए या नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि सैंपल सिलेक्टेड या ऑडिटर अमाउंट की टर्म्स में तभी ऑडिटर कम रखेगा जब ऑडिटर को कंट्रोल्स पर भरोसा रहेगा कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, ठीक है। अदरवाइज ये सैंपल सिलेक्टेड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो 8 करोड़ है उस पर ऑडिटर अदर प्रोसीजर्स भी लगाएगा, जैसे कि प्रोसेस सही से फॉलो हो रहा है क्या, परचेज के केस में क्या
गुड्स एक्चुअल में रिसीव हुए या नहीं हुए, ठीक है। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऐसे 520 भी देखेगा, ठीक है, उस पर भी कंफर्ट आ जाएगा, ठीक है। प्लस एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, तब उसको जो बाकी 8 करोड़ है उस पर कंफर्ट आएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? देयर इज मिस स्टेटमेंट इन परचेज बट ऑडिटर बिलीव्स देयर इज नो मिस स्टेटमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। यानी कि परचेज के अंदर मिस स्टेटमेंट था, पर ऑडिटर ने जब चेकिंग करी तो उसको लगा कि इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑडिटर ने सैम्पलिंग का यूज़ करा, जैसे कि 2 करोड़ चेक करे तो इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, पर बाकी के 8 करोड़ में तो मिस स्टेटमेंट हो सकती है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। तो इसलिए ऑडिटर 8 करोड़ जो बाकी का अमाउंट है उस पर भी अदर प्रोसीजर्स लगाकर कंफर्ट ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इनकरेक्ट रिजेक्शन, ठीक है, इसका अपोजिट होता है इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस का। जैसे कि पेबल से 10 करोड़ के, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लगाकर देखेगा, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लगाया और उसको लग रहा है अमाउंट मिसमैच हो रहा है, यानी कि सही को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करा तो थर्ड पार्टी ने जानबूझ के कोई गलत डेटा दे दिया, ठीक है, अब वो मैनेजमेंट के डेटा के साथ और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन डेटा दोनों मैच नहीं हो रहे, ठीक है, पर ऑडिटर ने जब डिटेल में चेकिंग करी तो ऑडिटर को लगा मैनेजमेंट सही है, ठीक है। तो अगर ऑडिटर इसको रिजेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट के डेटा को 10 करोड़, ठीक है, वो बोल रहा है इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, और इस सही को रिजेक्ट कर रहा है, तो ऑडिटर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर भी देखेगा, डिटेल चेकिंग करेगा उस बारे में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनकरेक्ट रिजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि सही को गलत, सही को भी रिजेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पार्टी ने कुछ गलत डेटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, बाद में पता तो उस बेसिस पर ऑडिटर ने मैनेजमेंट के डेटा को गलत कर दिया, ठीक है, यानी कि बोल दिया इसके अंदर मिस स्टेटमेंट है, पर ऑडिटर ने जब बाद में डिटेल में चेकिंग करी तो उसको लगा मैनेजमेंट सही था, ये 10 करोड़ का डेटा सही है, ठीक है, इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनकरेक्ट रिजेक्शन। तो अपन ओवर रिलायंस एंड इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस के केस में बोल सकते हैं ऑडिटर में एंड अप एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, देयरफॉर इज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट गेट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो ओवर रिलायंस के केस में ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, और उसकी ऑडिट इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ठीक है। अंडर रिलायंस एंड इनकरेक्ट रिजेक्शन में क्या होगा? इन केस ऑफ अंडर रिलायंस एंड इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑडिटर विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स देयरफॉर इम्पैक्टिंग इज एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर को अभी बताया था एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे हुआ था, बाद में डिटेल में चेकिंग करी तो पता चला मैनेजमेंट का डेटा सही है, ठीक है। तब अपन ओवरऑल कंक्लूजन पर ये बोल सकते हैं सैम्पलिंग रिस्क को ऑडिटर को लो रखना है, ठीक है, तो उससे डिटेक्शन रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और उससे ऑडिट रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सैम्पलिंग रिस्क का क्या मतलब था? सैंपल बेसिस पर कंक्लूजन रॉन्ग देना, ठीक है, और रॉन्ग क्यों होगा? व्हेन रॉन्ग व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड बट ऑडिटर ने एंड में की डिटेक्शन रिस्क का ये मतलब हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिट रिस्क की ये डेफिनेशन है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड बट ऑडिटर ने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। और डिटेक्शन रिस्क ये होता है कि ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया तो भी उसको मिस स्टेटमेंट फाइंड नहीं हो पाएगी। क्यों फाइंड नहीं हो पाएगी? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो यानी कि अगर सैम्पलिंग रिस्क लो रहेगी तो उससे डिटेक्शन रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगी, डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस होगी तो ऑडिट रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए बोल लेते हैं राइट सैम्पलिंग। अगर राइट सैम्पलिंग रहेगा तो ऑडिटर राइट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा कर ये देख सकता है टू एंश्योर ओवरऑल डिटेक्शन रिस्क इज लो। डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है सैंपल सही से होगा तो ही डिटेक्शन रिस्क सही, तो ही डिटेक्शन रिस्क लो रहेगी, ठीक है। क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स विल नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि ऑडिट प्रोसीजर्स यानी कि सैंपल बेसिस पर इधर टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो सैंपल सही होने चाहिए तभी उसकी डिटेक्शन रिस्क लो रहेगी, ठीक है। और मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाएगी तो उससे ऑडिट रिस्क तो रिड्यूस हो ही जाएगी, क्योंकि यह ऑडिटर को लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। पर ऑडिटर को पता चल जाएगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है कंक्लूजन रॉन्ग बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है कि यहाँ सैंपल से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अभी तक तो अपन बात कर रहे थे अगर सैंपल सही से सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या रिस्क हो सकती है, ठीक है। ओवर रिलायंस हो सकता है, इनकरेक्ट रिजेक्शन, अंडर रिलायंस हो सकता है, इनकरेक्ट रिजेक्शन हो सकता है। पर नेक्स्ट टॉपिक है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। इसका मतलब होता है यहाँ ऑडिटर कंक्लूजन रॉन्ग देगा पर उसका कंक्लूजन रॉन्ग देने का कारण कुछ और होगा, ठीक है। क्या कारण हो सकता है? ह्यूमन मिस्टेक्स, जो सैंपल रिजल्ट्स था उसको ऑडिटर ने मिस इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। पॉपुलेशन सही से सिलेक्ट ही नहीं करी, डिले ऑन एरर वाली इंफॉर्मेशन पर ऑडिटर ने रिलाई कर लिया, ठीक है। तो अब जो मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई, ठीक है, मिस्टेक को अपन दो कैटेगरी में डालते हैं, या तो वो डेविएशन होगा या मिस स्टेटमेंट। कंट्रोल में अगर कोई मिस्टेक होगी तो इसको बोलेंगे डेविएशन डिटेल्स, यानी कि अमाउंट के बेसिस पर अगर कोई मिस्टेक मिलेगी तो उसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब ऑडिटर क्या करेगा, जो मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई सैंपल में उसको इवेल्युएट करेगा, ठीक है। यानी कि देखेगा आखिर ये मिस्टेक क्यों हुई। अगर कंट्रोल के केस में मिस्टेक है तो ऑडिटर देखेगा कि उसके लिए वापस कंपनसेटरी कंट्रोल है कि नहीं है, यानी कि नादर कंट्रोल है या नहीं है उस मिस्टेक को सही करने के लिए, ठीक है। इफ ऑडिटर कम अक्रॉस एनी मिस्टेक शुड बी एनालाइज्ड, इंक्वायर करना चाहिए मैनेजमेंट से। अगर ये मिस्टेक एक बार हुआ तो क्या गारंटी है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है। या ऑडिटर ने मिस्टेक तो फाइंड कर ली सैंपल में, पर ऑडिटर को अब देखना है कि आखिर ये मिस्टेक हुई क्यों। अपन ने देखा था टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन 2, ठीक है, और एक्चुअल आइडेंटिफाइड 2, ठीक है। तो देखना है आखिर ये मिस्टेक जो मिली 2 वो आखिर हुई क्यों, ठीक है, और क्या गारंटी ये नेक्स्ट टाइम भी नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल गुड्स रिसीव्ड विदाउट परचेज ऑर्डर, ठीक है, या फिर परचेज ऑर्डर दिया था 100 का और रिसीव्ड करे 102 क्वांटिटी, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्वांटिटी ज़्यादा रिसीव करी तो पेमेंट भी 102 के हिसाब से ही होगा, क्योंकि सामने वाला ऐसा तो है नहीं कि वो 102 देगा और 100 के हिसाब से पैसे लेगा। जितनी क्वांटिटी देगा उसके हिसाब से पैसे देगा। पर जब ऑडिटर ने चेक करा तो 100 था परचेज ऑर्डर और रिसीव हुई थी 102, ठीक है। एंट्री गेट पर पता चला परचेज जो रिसीव हुआ वो था 102 और जो ऑर्डर दिया था वो था 100 का ही प्लेस करा था, ठीक है। तो ऑडिटर को देखना क्या ये गलती इंटेंशनल हुई है या अनइंटेंशनल थी। इंटेंशनल में कहीं फ्रॉड पर्पस तो नहीं था और अनइंटेंशनल कारण है तो क्या ये अगली बार तो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई कंट्रोल नहीं होगा इसके लिए कंपनसेटरी कंट्रोल नहीं होगा, वो तो अगली बार भी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टोटल मिस स्टेटमेंट, यानी कि एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है आइडेंटिफाइड प्लस अनआइडेंटिफाइड प्लस प्रीवियस ईयर आइडेंटिफाइड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसी मिस स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर हुई पर वो अभी तक भी अनकरेक्ट नहीं हुई और उसका इम्पैक्ट करंट ईयर पर आ रहे हैं, ऐसी मिस्टेक हो तो सकती है, तो उसको ऐड करना है टोटल मिस स्टेटमेंट पे, ठीक है। और आइडेंटिफाइड मतलब इस साल में गलतियां मिली जब आप टेस्टिंग करोगे, ठीक है। जब आप सैम्पलिंग
करोगे तो जो आपको गलती मिलेगी उसको बोलेंगे आइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड मतलब प्रोजेक्टेड इन अनटेस्टेड पॉपुलेशन। ऐसा तो है नहीं कि जो अपन ने टेस्ट नहीं करी पॉपुलेशन उसके अंदर कोई गलती नहीं होगी, जितनी जो आइडेंटिफाइड हुई उसी प्रोपोर्शन में आप मानोगे कि अनआइडेंटिफाइड में भी उतनी गलती हो सकती है, ठीक है। इसलिए वर्ड लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड। तो ये तीनों मिलकर बन जाएगा टोटल मिसस्टेटमेंट, यानी कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करने पर अपने पास आएगा एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी कि इसको बोल सकते हैं टोटल मिसस्टेटमेंट, और टोटल मिसस्टेटमेंट विल क्रॉस मटेरियलिटी। जो मटेरियलिटी ऐसे 320 पर बेस्ड है वर्ड, तो ये आपके लिए तो ये आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी ऐसे 320, वहाँ पढ़ोगे मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये अगर टोटल मिसस्टेटमेंट मटेरियल लेवल को क्रॉस कर रही है तो वो कहलाएगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर करेक्ट नहीं हुई तो फिर वो मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, ठीक है, वहाँ आप देखोगे ऐसे 705 में, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री का टोटल वैल्यू है 10 करोड़, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या क्या, सबसे पहले तो आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो, एक्चुअल परचेज सेल्स देख सकते हो रजिस्टर के अंदर, ठीक है। यानी कि ये सारे सोर्स हैं जहाँ आपको मिस स्टेटमेंट मिल सकती है, ठीक है। कट ऑफ प्रोसीजर्स के दौरान भी आपको मिस्टेक मिल सकती है, यानी कि कट ऑफ यानी कि साल के लास्ट के ट्रांजैक्शन को देखना है क्या वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट ईयर तो बाईपास नहीं कर दिए, जबकि हुए तो लास्ट ईयर 31 मार्च के आसपास हुए, पर उसमें अप्रैल की तारीख तो नहीं लिख रखी। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, जो 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ हो उस पर मार्च की डेट लिख दी हो, ठीक है। नंबर्स को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। एजिंग एनालिसिस, यानी कि इन्वेंट्री अगर आपकी मोर देन 1 ईयर से पड़ी हुई है तो ऑडिटर को ये देखना है कि मैनेजमेंट ने प्रोविज़न बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाकर भी ऑडिटर मिस स्टेटमेंट फाइंड कर सकता है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स यानी कि सैलरी का एक एग्जांपल देखा था अपन ने ऐसे 520 के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उसको टोटल सैलरी उनको टोटल एवरेज सैलरी से डिवाइड कर लो, ठीक है। उससे आपकी हर एक महीने की सैलरी आ जाएगी, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, साल का देख लो, ठीक है। या फिर इन्वेंट्री के केस में देख सकते हो ओपनिंग कितना है, कंजप्शन यूनिट सेल कितना हुआ है, फिर इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, और एक्चुअल में कितना है, ठीक है। करंट ईयर वर्सेस लास्ट ईयर का डेटा को कंपेयर कर सकते हो कितना वेरिएंस आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा वेरिएंस होता है तो आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो कि बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएंस क्यों आया है, ठीक है। और ये आपको देखना चाहिए इन्वेंट्री रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे कि आपने टेस्ट करी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ले लेते हैं, टेस्टेड वैल्यू है 25%, ठीक है। और आप फॉर 75% अदर प्रोसीजर्स अप्लाई ऑल्सो, ठीक है। अगर आप इन्वेंट्री 10 करोड़ में से 25% चेक कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 75% ऐसे ही छोड़ दोगे। ऑडिटर क्या करेगा, अदर प्रोसीजर्स पे अप्लाई करेगा, जैसे कि इन्वॉइसेस चेक कर सकते हैं उसमें रैंडम बेसिस पर, जो अनटेस्टेड है उसमें एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बिल अप्लाई कर सकता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स ले सकता है, ठीक है। और 25% जो चेक कर रहा है, ठीक है, उसमें से आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट हुई 5 लाख की, ठीक है। अब उसमें से ऑडिटर भी बाइफिगरेट कर रहा है, 3 लाख वाली इंडिविजुअल है, ठीक है, और 2 लाख वाली में क्या कर रहा है, ऑडिटर को लग रही है एनामली मिस स्टेटमेंट है। एनामली का मतलब क्या होता है, डू नॉट रिप्रेजेंट अदर मिस्टेक्स, यानी कि ऐसी गलतियां जो दूसरी मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करती, यानी कि नॉट रिकरिंग नेचर की मिस्टेक है, ठीक है। यानी कि ये मिस्टेक अगली बार नहीं होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं एनोमली, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल लें तो जिस पर्सन की वजह से
जिस पर्सन की वजह से ये मिसस्टेटमेंट हुई, बाद में उस पर्सन को अलाउ ही नहीं करा, यानी कि उस पर्सन को बैन कर दिया कि वो परचेज ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो ये 2 करोड़ परचेज से रिलेटेड है, ठीक है, मिस्टेक, ठीक है। तो अब ये 2 करोड़ में क्या होगा, 2 लाख में क्या होगा, जिस पर्सन ने ऑर्डर प्लेस करा उस एम्प्लॉय को ही बैन कर दिया कि अब वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर सकता कंपनी के मेल से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनोमली, यानी कि नॉन रिकरिंग नेचर की मिस्टेक है, ठीक है। तो अब टोटल मिस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड कितनी हुई थी, 5 लाख तो अपन ने आइडेंटिफाइड कर ली थी, ठीक है। अब 75% में क्या करेंगे, जो अनटेस्टेड है उसमें ऑडिटर ये देखेगा प्रपोर्शन अमाउंट में कितनी मिस्टेक होगी, ठीक है। यानी कि अब 2 लाख तो पता चल गया मैनेजमेंट से कि ये नॉन रिकरिंग नेचर वाली मिस्टेक है, ठीक है। तो अब अपन इसको तो 75% में इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि अपन ने देख लिया हाँ जिस पर्सन ने वाकई में ये गलती करी थी उस पर्सन को ही हटा दिया है, या फिर अब उसके पास पावर ही नहीं है ट्रांजैक्शन करने की। तो अपन अनटेस्टेड के अंदर सिर्फ 3 लाख ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि अपन ने देखा आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट अपन 5 लाख नहीं लेंगे, यहाँ 3 लाख ही लेंगे, ठीक है, अनटेस्टेड में निकालने के लिए। यानी कि 75% जो 10 करोड़ था, ठीक है, उसका 75% हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसमें जब इंक्लूड करेंगे तो अपन ये एनोमली वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि उतना ही प्रोपोर्शन इंक्लूड करेंगे, 3 लाख वाले उतना अपन अमाउंट को इंक्लूड करके निकालेंगे। तो ये अपने पास देख सकते हो, ठीक है। तो मान लो ये अगर आंसर रैंडम बेसिस पर देख लेते हैं, जैसे 9 लाख आ रहा है, ठीक है, 2 लाख नॉन रिकरिंग वाले को हटा दिया, ठीक है। जो रिकरिंग नेचर की थी उसी को अपन ने 75% अनटेस्टेड के अंदर उस प्रोपोर्शन में निकाल कर देखा, तो पता चला इसका आंसर आ रहा है 9 लाख, ठीक है। टोटल मिस स्टेटमेंट हो गई 14 लाख, ठीक है। इधर अज्यूम कर रहे हैं नो प्रीवियस ईयर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो टोटल आंसर आ गया 14 लाख। अब अपन इसको देखेंगे जो अपना मटेरियल लेवल है वो उससे ज़्यादा तो ये क्रॉस नहीं कर रही है। अगर ये क्रॉस कर रहा है 14 लाख मटेरियल लेवल को, तो ये हो जाएगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। और लास्ट में एक नोट लिख रखा है एनोमली नॉट यूज फॉर प्रोजेक्शंस बट इंक्लूडेड इन टोटल मिस स्टेटमेंट। यानी कि जब अपन जो करंट ईयर की टोटल मिस स्टेटमेंट है उसके अंदर तो 5 लाख ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ भले ही एनोमली को करेक्ट कर दिया, ठीक है, पर जो आइडेंटिफाइड करी उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, 2 लाख को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। टोटल मिस स्टेटमेंट के अंदर तो अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है, पर प्रोजेक्शंस के अंदर एनोमली यानी कि नॉन रिकरिंग वाली मिस्टेक को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोजेक्शन यानी कि ये 75% दो बेसिस पर बांटा था 10 करोड़ को, 25% है 75%, ठीक है। 75% क्या था अनटेस्टेड, तो इसमें जो प्रोजेक्शन निकालेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपन 3 लाख के बेसिस पर ही प्रोपोर्शन अमाउंट पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब टोटल में स्टेटमेंट देखेंगे उसमें तो ये आइडेंटिफाइड देखेंगे प्लस ये 9 लाख, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये नोट इम्पोर्टेंट है, आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, ठीक है। तो ये थोड़े नंबर्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिए थे, इस बेसिस पर होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी मेरा मेन फोकस था कंसेप्ट को समझाना, ठीक है। कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।